नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए, और जो बड़ी खबरें हैं आज की प्रदेश की उनकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, आज हिमाचल पुलिस की जो भर्ती होनी है, जिसमें 1250 पद पहली बार कांस्टेबल के उस तरह से भरे जा रहे हैं, उस भर्ती को लेकर आज हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, क्योंकि इसकी तैयारी में जो युवा लगे हुए हैं, जो बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेरी भी थी और उनके लिए ये सूचना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात आज करेंगे कि पुलिस भर्ती कब से विज्ञापन जारी हो रहा है और आवेदन कब से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने, क्योंकि अभी भी अपने कार्यालय सचिवालय नहीं गए थे, लेकिन अधिकारियों को आज भी ओकोर बुलाया था, और उसके बाद जो आदेश निकले हैं वो क्या क्या हैं वो आज आपको बताएंगे। अभी जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स को लेकर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था, जो अब हाल ही में उनको रिलीफ देने के लिए, उसमें क्यों सरकार दोबारा से रिव्यू में जा रही है या उसको कंटेस्ट करने जा रही है, इसके बारे में अपडेट एक आज है। और साथ में पेंशन में कटौती की बात कहां उठी है और कौन ये कह रहा है कि इस कटौती को अब ना किया जाए, ये आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैबिनेट सब कमेटी, खासकर जो एफआईआर में मामले हैं या फिर जो एफआईआर में एक पोस्ट कोड नहीं भी है, उनको लेकर डिसीजन कब होगा, कैबिनेट सब कमेटी का क्या व्यू पॉइंट है। टोटल पोस्ट कोड अब 5 से 6 हो गए हैं, जिनमें से जो पहले 5 कमेटी के पास दिए गए थे, उसमें से सिर्फ 4 में एफआईआर थी। तो इसके बारे में भी आज आपको अपडेट देंगे। जेओए रिजल्ट को लेकर जो क्वेरीज आ रही हैं बार बार की, राज्य चयन आयोग चल नहीं रहा है, वहां कोई चेयरमैन नहीं है और इस कारण रिजल्ट का क्या होगा, उसके बारे में भी आपकी जो शंकाएं हैं उनको आज दूर करेंगे। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली से आ गए हैं, आज प्रेस वार्ता की है, तेवर वैसे ही है जैसे पहले से थे, और आज उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे मंडी का जो जवान एक जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है उसकी, और जो सब कमेटी से पावर इंजीनियर नाराज हैं वो बात करेंगे। बिजली बोर्ड का ये इशू है। इस सब कमेटी में एक जो मिनिस्टर हैं वो भी मेंबर थे, इन्होंने मीडिया में बैठक के बाद मीडिया में कुछ बात कह दी और उस बात से अब पावर इंजीनियर खफा हैं। ये भी आपको बताएंगे कि इनकी नाराजगी क्या है। 2 अक्टूबर को एजेंडा होता है जो ग्राम सभा है उसका, और इस बार जो ग्राम सभा के लिए एजेंडा आज नोटिफाई हुआ है 30 तारीख को, इस एजेंडा में क्या चीजें आई हैं और क्या नहीं आई हैं ये भी आपको बात बताएंगे। और इसीलिए एजेंडा फाइनल क्योंकि हो गया है, इसीलिए अब ये भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे पा रहे हैं कि जो महिलाओं के 1500 के फॉर्म पंचायत के ग्राम सभा में वेरीफाई होने थे, वो इस ग्राम सभा में एटलीस्ट नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे की। 3 जगह उनका अभिनंदन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा है। कहां कहां अभिनंदन होगा, किस तरह का रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की, ये बताएंगे आपको। एचपीयू में ईसी और कोर्ट के चुनाव हैं, आज जो नॉमिनेशन और बाकी चीजें हैं वो जानकारी है। और साथ में जो महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है देसी गाय को लेकर, वो जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। और अग्निवीर भर्ती के रिजल्ट की बात करेंगे जो रामपुर में अभी हुई थी। इन सारी चीजों को एक एक करके आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती की, और इस भर्ती को लेकर क्योंकि कई तरह के सवाल बीच में उठते रहते हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी ये मुद्दा बना था, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती को एज इट इज रखा है जैसा पहले से व्यवस्था थी। और इस भर्ती के लिए जो भी एग्जाम हुआ था 9 सितंबर 2024 तक ये भर्ती की प्रक्रिया चली थी, और इस प्रक्रिया में जिन युवाओं ने भाग लिया था उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिजल्ट अब घोषित इसका हो गया है तो उनको किन किन चीज़ों की जानकारी इस पूरे मामले में होनी चाहिए। देखिए, जो अग्निवीर भर्ती का परीक्षा परिणाम है ये 9 सितंबर 2024 तक आयोजित हुई थी। 3 से 9 सितंबर तक रामपुर बुशहर में इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। और भर्ती सेना कार्यालय शिमला ने के भर्ती निदेशक है कर्नल पुष्पिंदर कौर, इन्होंने बताया है कि सेना भर्ती कार्यालय शिमला में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल और ट्रेड्समैन के उम्मीदवार चयनित हुए हैं, और शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों के लिए ये भर्ती हुई थी। और इसमें जो सफल उम्मीदवार आगे दस्तावेजी कार्यवाही के लिए 3 अक्टूबर को भर्ती कार्यालय शिमला में सुबह 8 बजे रिपोर्ट करेंगे। सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी जो ये दस्तावेजी प्रक्रिया है ये यहीं कंप्लीट होगी, और फिर उसके बाद सेना प्रशिक्षण केंद्रों में इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।
ये एक जो रिजल्ट के बाद अपडेट है उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब बात करते हैं देसी गाय को लेकर जो एक फैसला हुआ है, और ये फैसला हुआ है जो महाराष्ट्र का सरकार है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं, दिवाली के बाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल रखा है। लेकिन वहां कैबिनेट के फैसले में आज ये डिसाइड हुआ कि जो देसी गाय है उसको राज्य माता का दर्जा दिया जा रहा है। ये डिसीजन एक तरह से, वैसे आज ही जो गौ सेवा आयोग है वो यूपी सरकार ने भी नोटिफिकेशन की है, लेकिन महाराष्ट्र का स्टेप क्योंकि पहले से नया है, बाकी जगह से नया है, इसलिए इसकी जानकारी हमने आपको आज अलग से दी है। इसके बाद एचपीयू के चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि एचपीयू में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ईसी और उसको लेकर है, और ये चुनाव की प्रक्रिया रूटीन में एक रूटीन रेगुलेशन के तहत होती है। एचपीयू में ईसी के लिए 3 और कोर्ट के लिए 2 उम्मीदवार अब मैदान में हैं, क्योंकि 5 उम्मीदवार इस मैदान में बचे हैं। कार्यकारी परिषद सदस्य के लिए भाजपा समर्थित प्रेमराज जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और उनकी टक्कर कांग्रेस समर्थित सुनील दत्त से और आजाद उम्मीदवार मोहन लाल से होगी। यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए भाजपा के सुरेश कुमार और कांग्रेस से देवेंद्र कुमार से के बीच में मुकाबला होगा। वैसे 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 624 मतदाता इसके लिए वोट करेंगे। ये जो चुनाव यूनिवर्सिटी का है ये उसकी बात है जो हमने आपको बताई। इसके बाद जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं। जेपी नड्डा हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, 4 और 5 तारीख को। नवरात्र में ये जरूर आते हैं, अपने घर विजयपुर बिलासपुर में भी कार्यक्रम कुछ इनके होते हैं। तो 4 तारीख को ये बिलासपुर आएंगे, वहां भी इनका नागरिक अभिनंदन है, लोकल कार्यक्रम है। 5 तारीख को शिमला 11 बजे सुबह गेटी में आएंगे, अन्नाडेल पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से, फिर गेटी में आएंगे, यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये भी नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम है। और यहां से फिर चले जाएंगे शिमला वाले कार्यक्रम के लिए, महासू और शिमला के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ वो होंगे। और इसके बाद ये फिर नाहन चले जाएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उनका चुनाव क्षेत्र भी है, नाहन जिला भी है सिरमौर, तो वहां सिरमौर जिला के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे जेपी नड्डा का। और उसके बाद उनका आगे चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम है। तो ये जेपी नड्डा क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय फार्मास्यूटिकल और केमिकल और फार्मास्यूटिकल मंत्री भी हैं, हिमाचल में बल्क ड्रग जो बन रहा है वो भी उनकी मिनिस्ट्री से है, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है वो भी उनकी मिनिस्ट्री से है, और जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो मदद मिल सकती है वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन अभी जो इन कार्यक्रमों में राज्य सरकार का रोल क्या रहेगा या इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगी वो आगे पता चलेगा जब जेपी नड्डा आएंगे और सारी चीजें उस तरह से होंगी। शिक्षा विभाग में प्रमोशन की कल हमने आपको बात बताई थी कि कल ज्वाइंट डायरेक्टर के ऑर्डर होने वाले हैं, वो आज हो गए हैं। 2 जो प्रिंसिपल हैं कॉलेजों के, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा के विद्यासागर हैं ये, और सुनीता सिंह हैं जोगिंदरनगर कॉलेज की, इनको ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है हायर एजुकेशन में। एक तो ये ऑर्डर है। जहां तक कॉलेज प्रिंसिपल जो 20 जिनकी डीपीसी होनी थी वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री क्योंकि बाहर हैं इसीलिए उसके बाद ऑर्डर नहीं हो पाए हैं। मंत्री जब वापस आएंगे तो उसके बाद इस बारे में ऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो एजुकेशन की प्रमोशन है उनकी जो छोटी सी अपडेट है वो यही थी। जहां तक बात है ग्राम सभा के एजेंडा फाइनल होने की, तो आज पंचायती राज विभाग के जो डायरेक्टर हैं इन्होंने आज राघव शर्मा ने जो एजेंडा है वो फाइनल कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी है। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार 9 एजेंडा 2 अक्टूबर की ग्राम सभा को लेकर तय किए गए हैं। और डायरेक्टर की तरफ से ये ऑल डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर और ऑल बीडीओज के लिए ये एजेंडा आइटम भेजे गए हैं। पहले नंबर पर है अवेयरनेस ऑन एचआईवी एड्स, दूसरे नंबर पर है कम्प्रिहेंसिव मास कैंपेन फॉर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन समर्थ 2024 के लिए आपदा प्रबंधन का जो होता है। स्वच्छ भारत दिवस स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का भी एक एजेंडा है। इसके साथ 4 नंबर पर है अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज नशा मुक्त हिमाचल। 5वें नंबर पर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, होगा ये वाटरशेड का जो कंपोनेंट है वो इसमें है। और 6ठे नंबर पर है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, इसकी प्रेजेंटेशन होगी ग्राम सभा में। और जो मनरेगा है 7वां नंबर पर है, और इसमें जो ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग प्रोसेसेस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। 8वां नंबर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इसके बारे में 3-4 पॉइंट इसके हैं। और 9वां नंबर पर है एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड अंडर पीपल्स प्लान कैंपेन एंड थीमेटिक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान प्रेपरेशन फॉर द ईयर 2025-26।
इसमें मीटिंग जो डिस्कशन होगी, डिस्कशन के साथ जो डाटा कलेक्शन और कंसोलिडेशन की बात भी होगी और डेवलपमेंट रिपोर्ट और विजन प्रिपरेशन की जाएगी। तो ये जो 9 एजेंडा मैंने आपको बता दिए। जब ये 9 एजेंडा आपके साथ बात हो गई तो इसका मतलब ये कि 10वां कोई एजेंडा नहीं है, तो इसका मतलब जो 1500 रुपए महिलाओं को मिलने हैं वो इस बार एटलीस्ट 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में वो बात नहीं होगी। मतलब क्योंकि ई सोमसा डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद ये नोटिफाई कर रखा है कि जो 1500 की एप्लीकेशन पेंडिंग है वो 7-8 लाख की जितने भी विभाग के पास हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है वो ग्राम सभा में पंचायत सचिव करेंगे कि ये एलिजिबल केस है भी कि नहीं। लेकिन इस बार 2 अक्टूबर की बैठक के लिए विभाग की तरफ से पंचायती राज विभाग को कन्वे नहीं किया गया, इसीलिए पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर ने जो एजेंडा इशू किया है वो अपने विभाग का है। 1500 की स्कीम का इसमें नहीं आ सकता है। हो सकता है सरकार बाद में अलग से स्पेशल ग्राम सभा इन जो फॉर्मों की वेरिफिकेशन के लिए करे। तो अभी जो ग्राम सभा में 2 अक्टूबर है उसमें 1500 के फॉर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह से हमें कॉल्स भी आ रही थी इन्फॉर्मेशन के लिए, पूछने के लिए। तो ये क्लैरिटी आज के एजेंडा के बाद हो गई है। अब बात करते हैं जो सब कमेटी पर जो पावर इंजीनियर हैं वो नाराज हैं उसकी, और ये नाराज क्यों हैं ये बात समझने की है। देखिए, बिजली बोर्ड पावर इंजीनियर जो भड़क गए हैं और इन्होंने कहा है कि बिजली बोर्ड को कैबिनेट सब कमेटी जो है वो प्रयोग की जगह ना बनाए, प्रयोगशाला ना बनाए। और इनका कहना यह है कि कैबिनेट सब कमेटी की जो एक बैठक हुई है उसमें जिसने भी एजेंडा रखा था, डाटा रखा था, और कैबिनेट सब कमेटी के एक मंत्री की तरफ से जो मीडिया में कहा जा रहा है और अलग अलग तरह से शेयर किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इनको गलत जानकारी दी गई है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो मिनट्स ऑफ सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं इन्हें देखकर लगता है कि उप समिति के सामने प्रस्तुति जो दी गई है वह पावर सेक्टर की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ था जिस भी व्यक्ति ने ये दी। सभी सदस्यों ने ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह किया जा रहा है, इसीलिए पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि वह उप समिति से अनुरोध करेंगे कि कोई भी फैसला लेने से पहले उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाए, बात रखने का मौका दिया जाए। जो इनके अध्यक्ष हैं लोकेश ठाकुर, इन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में प्रमोशनें नहीं हो रही हैं, अधीक्षण अभियंता के 7 पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान सोशल मीडिया पे कैबिनेट सब कमेटी की ओर से आना और उसको प्रचारित करना वो गलत है और इससे इंजीनियरों का मोराल वो डाउन होता है। तो ये बात इनकी तरफ से है। अब सरकार अगली बैठक कब होगी, कैसे होगी, वो उस वक्त पता चलेगा। हिमाचल का एक और जवान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है, और ये जो विनय कुमार इसका नाम है, मंडी जिला के पोहल गांव का निवासी था और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और इनके जो शहादत पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शोक व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के लिए दिया है और इस बलिदान को याद रखा जाएगा और जो प्रभावित परिवार है उनकी राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से आज कहा गया है। इसके साथ एक और बात जो अभी हमारे सामने आई है वो ट्रेडिंग के नाम पे ठगी की है, सोशल मीडिया के जरिए जो आता है और जो साइबर क्राइम के तहत फिर ये मामला होता है। देखिए, स्टेट सीआईडी ने के जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य रेंज मंडी का है, उन्होंने एक मामला दर्ज किया है आज ही, और ये धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट 66D में दर्ज हुआ है। फेसबुक पर शिकायतकर्ता ने बताया कि फेसबुक पर ट्रेडिंग का उन्होंने एक विज्ञापन देखा, उस पर क्लिक किया और व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप से वो जुड़ गया। इस फर्जी ग्रुप से शेयर खरीदने और आईपीओ लेने बारे जानकारी दी जा रही थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में और भी लोग जुड़े हुए थे। तो जब इन्होंने शेयर खरीदने और आईपीओ खरीदने का उकसाया गया तो शिकायतकर्ता ने 20 लाख रुपए विभिन्न खातों से डलवा लिए उस ट्रेडिंग के लिए, और ठगों ने शिकायतकर्ता को एक फर्जी ऐप भी बनाकर दी और फर्जी ऐप पर शिकायतकर्ता को उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि का फर्जी प्रॉफिट भी दिखाया। अब जब ये इनको पता लगा, निकालना चाहा, तो जो शिकायतकर्ता को 6 लाख रुपए टैक्स के तौर पे डालने को कहा, फिर उसको ठगी का एहसास हुआ, उसके बाद शिकायत की। अब आप देखिए, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुपों के नाम पे 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे रहे हैं उनके पास कितना फालतू पैसा पड़ा हुआ है। एक तो पहली बात इससे इतना पता चलती है। दूसरी बात ये पता चलती है कि बेवकूफ़ी की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कभी भी बेवकूफ़ बन सकता है। और ये व्यक्ति जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से 20 लाख रुपए जिसने ग्रुप में डाल दिए पैसे के लालच में, तो उससे आप और सबक ले सकते हैं। पहली बात यह कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है।
और इस दुनिया में अगर आपको कोई लालच दे रहा है तो सबसे पहले उस लालच को परखें, इससे पहले कि आप उस ट्रैप में फंसें। अब इस तरह की चीजों के लिए साइबर क्राइम, साइबर पुलिस कितना काम करेगी जब व्यक्ति खुद ही, जिनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बावजूद हमारा काम सिर्फ अवेयरनेस का है, ताकि आपको जानकारी दी जा सके कि जो आपके आसपास हो रहा है उसमें ठगी क्या है और उससे बचना क्या है। अगली बात करते हैं जो कुल्लू की मस्जिद को लेकर, जो कुल्लू में आज झड़प हुई है पुलिस और लोगों के बीच में। देखिए, शिमला से ये मस्जिद, संजौली मस्जिद से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद ये विभिन्न जिलों में जहां जहां लोगों के ध्यान में मामले आए वहां वहां आक्रोश होता रहा। जो कुल्लू की मस्जिद का विवाद है, जामा मस्जिद का, उसमें कल ही एसडीएम विकास शुक्ला ने रेवेन्यू पेपर्स के साथ सभी को बुलाकर कुछ बात समझाने की कोशिश की थी। लगता है वो समझा नहीं पाए या लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आज जो वहां प्रदर्शन हुआ है वो ज्यादा एग्रेसिव था। पुलिस के साथ झड़प भी हुई है, नारेबाजी भी हुई है और बाकी सारी चीजें जो आगे हैं वो इंतजाम बहुत उनको करना पड़ा था। और इसमें लोग सड़क पे उतरे हैं। धारा 163 लागू करने के बावजूद लोगों ने वायलेट किया इसको, और हल्की धक्का मुक्की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भी हुई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं वो गलत हैं और उस तरह की बात नहीं है और उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन और शहरों में भी अलग अलग स्तर पर होते रहे हैं। अभी जो मामला है वो उसको सिर्फ इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करने की एक जो गति है वो चल रही है। शिमला में भी हुई है, बाकी जगह ही हुई है। एक हमीरपुर में तो बल्कि ट्रैफिक का ही एफआईआर कर दी है, ट्रैफिक को रोकना या ट्रैफिक को डिसरप्ट करना, कुछ इस तरह की धाराएं उसमें लगी हैं। लेकिन क्या ये मामला इस तरह से रोकने का है या फिर दूसरा तरीका है? तो वो दूसरा तरीका आज बताया विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली से लौटने के बाद। आज वो अपने हॉली लॉज में थे, मीडिया को भी बुलाया हुआ था। कई तरह की अटकलें इनको लेकर सोशल मीडिया पे चल रही थी। लेकिन इन अटकलों के बीच में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो वो दिल्ली गए थे, पहली बात तो ये कि उनको समन नहीं किया गया था, उनका दिल्ली का अपना दौरा था। जब दिल्ली दौरे पे होते हैं तो हाईकमान से वो मिलते हैं, इसीलिए वो खड़गे जी से भी मिले, वेणुगोपाल से मिले और जो प्रभारी हैं हिमाचल के शुक्ला जी, उनसे भी मिले। दो बातें विक्रमादित्य सिंह ने कही, उनसे आप समझ सकते हैं कि उनके तेवर अब भी वैसे ही हैं और वो बदले नहीं हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके साथ हैं, जो वो कहते हैं उनको मानते हैं, लेकिन हिमाचल के हित भी सर्वोपरि हैं। जो 17 लाख की आबादी हिमाचल की है, उनके हित की जब बात आएगी तो उनके हित की बात वो उठाएंगे। उनके पिताजी वीरभद्र सिंह ने ये उनको एक जो सिखाया था और उस जो उन्होंने अपने पिताजी से सीखा है वो उसका पालन करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो रेडी फड़ी को लेकर जिनके उनके बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई किसी और स्टेट से जोड़ के, मतलब यूपी से जोड़ के, ये बात अलग है कि विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पे जो पोस्ट शेयर हुई थी उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी था। खैर वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उनकी बात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जबकि रेडी फड़ी वालों के लिए अपनी आईडी को प्रदर्शित करना मैंडेटरी होगा। ये ऑलरेडी भारत सरकार के कानून में है और उसी को हम हिमाचल में लागू करने को लेकर 3 तारीख को जो मीटिंग है, जो कमेटी एक विधानसभा स्पीकर ने बना रखी है हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में, उसमें तय करेंगे। और इसमें किसी के लिए नहीं है। और वो जो नाम तय करने को लेकर फैसला होगा, अपनी आईडी को सार्वजनिक करने को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, वो सभी के लिए होगा। वो किसी एक पक्ष के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है। वो हिमाचली और नॉन हिमाचली के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो ये इन्होंने अपनी बात अपनी बात रखने की इसमें कोशिश की। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि सीपीएस संजय अवस्थी ने उनको लेकर कुछ बयान दिया है कि उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी और अभी उसमें डिसीजन नहीं हुआ है, तो विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान के लिए आंसरेबल हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो चाहे असंवैधानिक पद पर हों। आप इन शब्दों को भी समझ सकते हैं। तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि शिमला नगर निगम का जो भी प्रस्ताव वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित करने को लेकर था, विक्रमादित्य सिंह ने उस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान प्रदेश की जनभावना का है। एक और जहां यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता के तौर पर याद किए जाते हैं, वहीं वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। और जिस तरह से ये प्रस्ताव पास हुआ है वो धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री का भी और जो नगर निगम का हाउस है उसका भी, कि उन्होंने जनभावनाओं को एक तरह से जो उनको सम्मान दिया।
अब जेओए के रिजल्ट की बात करते हैं। 903, 939 जो सोशल मीडिया के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, और उनका ये कहना है कि राज्य सरकार से केस वहां जाने के बाद, कैबिनेट के फैसले के बाद भी रिजल्ट उनका नहीं आ रहा, क्योंकि वहां चेयरमैन नहीं है। अभी जो नए चेयरमैन लगाए गए हैं, जो पीसीसीएफ थे, एक्स राजीव जी, उन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किया, तो उनका रिजल्ट रुका पड़ा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज हमने कार्मिक विभाग से इस बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन का चार्ज अब भी डॉक्टर राजकृष्ण पृथी के पास है, और रिजल्ट घोषित करने के ऊपर, रिजल्ट को रोकने की कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पर सेक्रेटरी के पद पर ऑलरेडी विक्रम महाजन की नियुक्ति हो गई है। दूसरे जो एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, एक और जो पोस्ट चेंज हुई है, वो एक और अपॉइंटमेंट हो गई है। तो रिजल्ट घोषित करने में कोई रोक नहीं है, इसके लिए चेयरमैन की ओथ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लैरिटी भी है। तो इसका मतलब 903 और 939 का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार आपको और करने की जरूरत है। कैबिनेट में फैसले के बाद ये फाइल वापस चली गई है आरसीए हमीरपुर को। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी में जो 6 पोस्ट कोड हो गए हैं, पहले तो 5 ही थे, जिसमें सेक्रेटरी क्लर्क भी हैं, ड्राइंग मास्टर भी हैं, इस तरह के बड़े हैं, जिनमें 4 में एफआईआर है, 5वां में नहीं है, लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। छठा अभी इनके साथ ऐड हो गया मार्केट सुपरवाइजर का, जिसका रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिली, क्योंकि 5वें नंबर पर जो उमा आजाद का बेटा नितिन आजाद था, उसने परीक्षा पास कर ली हुई थी रिजल्ट में, और वो उसमें आरोपी भी है। तो ये अपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो पाई। अदरवाइज कैबिनेट में मामला गया था, 12 ये टोटल पास हुए थे, उसमें से नितिन आजाद को माइनस करके 11 की अपॉइंटमेंट देने को लेकर कैबिनेट में मामला गया था। बताया यह जा रहा है कि कैबिनेट ने इस मामले में इस फाइल को वापस कैबिनेट सब कमेटी को भेजने को कहा है, वहां से रिकमेंड होके आएगा, तब कैबिनेट में इसको लगाएंगे, ऐसा कहा गया है। आज जो कार्मिक विभाग से हमने पता किया तो अभी उनको फाइल वापस नहीं मिली थी कैबिनेट से। जब मिलेगी उसके बाद ये फाइल भेजी जाएगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री को, क्योंकि वो जो इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि कैबिनेट सब कमेटी कब ये बैठक करना चाहती है। ये आएंगे 3 तारीख के आसपास शिमला, क्योंकि नवरात्रों में ही सारी चीजें अब आगे चलेंगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होती है। बहुत सारे युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी खुद ये इंतजार कर रही है कि विजिलेंस या कार्मिक विभाग या लॉ डिपार्टमेंट कोई तो फाइल पर लिखे, ताकि हम उस चीज से बच सकें जिसमें ये फाइल पे लिखा गया है कि जो एफआईआर में इन्वॉल्व हैं उनको रद्द कर देना चाहिए। उसके बाद जो लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हैं युवा, उनको भी सीएम ने कहा है कि अगर हमने रद्द करने होते तो पहले कर देने थे। तो सरकार रद्द तो नहीं करेगी, लेकिन आगे रास्ता कैसे निकलेगा उसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी को ही फैसला लेना है, और उनकी बैठक कब होगी इसको लेकर अब सबसे बड़ी बात है। जब शिमला आएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे उनके ध्यान में इस मामले को लाने की, ताकि जो ये रिजल्ट फंसे हुए हैं इनके मामले में जल्दी से कोई बात हो सके। अब अगली बात है पेंशन की कटौती की। देखिए, पेंशन की कटौती की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि करुणामूलक जो लोग हैं, एसोसिएशन जो एक बनी हुई है, उनकी आज ऊना में बैठक थी। ऊना में बैठक के बाद इन्होंने मीडिया से वहां बात भी की, लेकिन इन्होंने वहां ये कह दिया वहां पर कि एक तो जो 3000 परिवार करुणा मुल्कों के जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के, तो वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जैसा मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि 9 महीने के भीतर इनका जो एक मुश्त नौकरी है वो उनको दे दी जाएगी। हालांकि इसको भी दोबारा से इनको देखने की जरूरत है कि विधानसभा के मिनट्स में क्या है, एग्जैक्टली सीएम ने कहा क्या था। लेकिन दूसरी बात जो उसमें कही गई थी, सीएम ने यह जरूर कहा था कि दो चीजें तो सरकार नहीं कर पाएगी, एक की पेंशन भी दो और फिर जो दूसरी तरफ नौकरी भी दो, और जो इनकम लिमिट है उसको लेकर भी देखना पड़ेगा, और जो बाकी तरह की पेंडेंसी चल रही है, कोर्ट में केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, इस बारे में जजमेंट आ चुकी है, उसको भी देखना पड़ेगा। इस बीच में जो ये करुणामूलक संघ के लोग हैं, इन्होंने आज ऊना में कहा है कि जो सरकार की तरफ से बात की जा रही है कि अगर नौकरी देनी है तो ऑलरेडी जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन में भी कटौती होगी, मतलब पेंशन भी काटनी पड़ेगी। तो इन्होंने 3 तरह की डिमांड आज ऊना में की। पहले तो यह कि नौकरी के साथ माताओं की पेंशन से छेड़छाड़ बिल्कुल ना हो। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो 3 मार्च 2019 की पॉलिसी है उसी में संशोधन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, इसमें आय सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी। और एक साथ ये कहा कि 22 सितंबर 2022 की जो नोटिफिकेशन है उसको सरकार इमीडिएटली विड्रॉ करे, क्योंकि उसके कारण नुकसान हो रहा है। जब तक वो नोटिफिकेशन है किसी को और नौकरी मिल ही नहीं पाएगी।
ये पेंशन की कटौती की बात है। अब बात करते हैं जो पीएटी की जजमेंट रिव्यू होगी। देखिए, सिंगल बेंच से हिमाचल हाई कोर्ट से प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के फेवर में जजमेंट आई थी पिछले हफ्ते, और इसको हमने भी छापा था, हर जगह ये रिपोर्ट भी हुई है। जिस तरह से बाकी लोगों को रिलीफ मिला है सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट का, उसी तरह से इनको भी, जैसे पीटीए के मामले में डिसीजन हो गया था, उसके बाद करोड़ों रुपए वहां से निकल गए ट्रेजरी से, उसी तरह से एक ऑर्डर इनके लिए 6 साल के एरियर का एक आया था। लेकिन अभी ये फाइल शिक्षा विभाग ने लॉ को भेजी है, और लॉ को भेजी गई है इस मंशा के साथ कि सरकार इसको रिव्यू करने जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने, मुख्य सचिव ने डिसीजन भी लिया है कि एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो 3 दिन के भीतर जो भी जजमेंट आएगी उसको जो है सरकार को रिपोर्ट करेगा जजमेंट की कॉपी के साथ, और उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डेडलाइन तय होगी कि वो कितने कितने दिन के भीतर अपना रिव्यू, अपनी राय उस पर देंगे, ताकि सरकार ये फैसला ले सके कि उस फैसले को लागू करना है या रिव्यू में जाना है या कंटेस्ट करना है। बहुत सारी जगह आपको, अलग जगह जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार जो एडवोकेट जनरल से मांगा गया वो सिर्फ लागू करने के लिए, ऐसा नहीं है। कोर्ट से जो डिसीजन आते हैं वो सारे लागू करने के लिए नहीं होते, ना ही सरकार सबको लागू करती है। जज उसमें आगे कंटेस्ट करना पड़ता है, उसमें आगे डिसीजन लेना पड़ता है, और इसीलिए जो ये प्रक्रिया बनाई जा रही है ये इमीडिएटली लागू करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि राज्य सरकार को कोर्ट के डिसीजन, अगर अगेंस्ट एडवर्स डिसीजन है तो उसकी जानकारी जल्दी मिल जाए, और उस पर जो फैसला होना है रिव्यू में जाने का या फिर कंटेस्ट करने का या लागू करने का, वो टाइम रहते हो जाए जो कोर्ट की रिव्यू करने के लिए टाइम होता है। हाल ही में ताज मोहम्मद और लेखराज का जो केस था, उसमें राज्य सरकार की जो रिव्यू पिटीशन है वो सिर्फ इस जो बेस पे जो रिजेक्ट हुई कि जो डिले है, आप लेट कोर्ट आए हैं। उसी के बाद मुख्य सचिव ने ये व्यवस्था बनाई है ताकि मॉनिटरिंग जो है वो इफेक्टिव हो। अब बात करते हैं जो सीएम ने आज अफसर बुलाए थे। देखिए, मुख्यमंत्री, ये जो अभी तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद इंप्रूवमेंट है, लेकिन दफ्तर नहीं आ रहे, और ना ही जो सार्वजनिक कार्यक्रम ऑलरेडी दिए हुए थे वो भी टालने पड़े थे। उसमें एचआरटीसी का जो 1-2 तारीख का कार्यक्रम था वो भी था, जो उनको बाद में शिफ्ट करना पड़ा। तो इसी तरह से आज भी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से अधिकारियों का लगातार जाना चला हुआ है, और वो ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पे जाते हैं। 2-3 दिन से आप ट्रांसफरों की लिस्टें भी देख रहे हैं। एक दिन रात को 10:30 बजे 30 अधिकारियों की ट्रांसफर हुई, फिर जो मॉडिफिकेशन थी पिछले कल 5 की आ गई, आज भी 2 की हुई है। और ये जो ऑर्डर है इसमें जो AC to DC धर्मशाला में है, सौरभ जस्सल, ये IAS हैं और 2018 बैच के हैं, इनको अब शिमला बुलाया गया है, और इनको फाइनेंस और अर्बन डेवलपमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी लगाया गया है। और इनकी जगह जो विनय कुमार है यहाँ पे, जो अर्बन डेवलपमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस का एडिशनल चार्ज देख रहे हैं, इनको धर्मशाला भेजा गया है AC to DC पद पर। और इनके पास जो स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर कैंप एट धर्मशाला, क्योंकि वहां भी जो एक वो है मिनी सेक्रेटेरिएट है रादर, क्योंकि वहां पे जो विंटर कैपिटल वीरभद्र सिंह ने बना दिया था, तो वहां ये चार्ज उनके पास रहेगा। तो ये 2 बातें आज की हैं। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की। बड़े सारे युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। सूचना का भी हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग को जब फाइल गई थी तो उसमें एक चीज बची थी कि इस भर्ती के लिए NIC ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका ट्रायल चल रहा था। सॉफ्टवेयर का ट्रायल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब जो बात फंसी हुई है वो ये कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इसको कांस्टेबल भर्ती के बजाय इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो कमांडो फोर्स, जो है ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए, वो कमांडो फोर्स का नाम इसको दिया जाए। पोस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिस तरह की कैडर है वैसा ही रहेगा, भर्ती की प्रक्रिया सेम रहेगी, लेकिन जो नाम होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, उसको कमांडो फोर्स जो है उसमें लिया जाएगा, बजाय कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के। अब पिछले हफ्ते जो PHQ ने, DGP ने इस फाइल को वापस मांगा था पब्लिक सर्विस कमीशन से नॉमेनक्लेचर को चेंज करने के लिए, और ये कहा है कि 2 दिन के भीतर ये फाइल वापस मिल जाएगी। बात भी अच्छी है, क्योंकि नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, और अगले 1-2 दिन में आप ये कहिए कि पहले या दूसरे नवरात्र को लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को विज्ञापित करने जा रहा है। आप तैयारी करिए, जो लोग भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, और उसमें 1250 के आसपास ये पद आएंगे। 30% आरक्षण में, जो मुझे लगता है 30 किया था, 25 से शायद उसमें आप एक बार उसको देख भी लें, लेकिन महिला का आरक्षण ज्यादा होगा।
जो 1 साल की एज लिमिट में छूट दी है वो भी होगी। पहली बार इसमें जो टेस्ट है वो अलग से रखा गया है ताकि ये भी पता किया जा सके कि ड्रग नार्को टेस्ट जैसी चीज इसमें बीच में होगी एक। तो ड्रग अब्यूज के लिए बनना है तो एटलीस्ट ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जिसको भर्ती कर रहे हैं वही चिट्टे का आदी तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर ये भर्ती की प्रक्रिया आगे रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भर्ती जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि पीएचक्यू ने नॉमेनक्लेचर चेंज करने को लेकर थोड़ा सा टाइम मांगा था, वो टाइम कंप्लीट हो गया है और अब लोक सेवा आयोग इसको विज्ञापित करने जा रहा है। जिसको भी इस भर्ती के लिए इंतजार है वो उस तरह से तैयारी कर ले। आज आप लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।